आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आज हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ेंगे। ये जो समीकरण है बोर्ड की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंटरमीडिएट की फाइनल परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। ये लिखा है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सन 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। सन 1905 में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। तो इसमें हम लोग ये जान लेते हैं कि मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, ये भी जानना जरूरी है। तो मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत आया था वो सन 1900 में आया था। तो सन 1900 में मैक्स प्लांक ने एक क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। मैक्स प्लांक के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे क्वांटा या फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा h न्यू होती है। जहाँ h प्लांक का नियतांक है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। तो न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। अब आगे हम लोग चलते हैं आइंस्टीन के सिद्धांत पे। आइंस्टीन का समीकरण कैसे करते हैं। तो सन 1905 में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। आइंस्टीन ने बताया कि आइंस्टीन के अनुसार जब न्यू आवृत्ति का प्रकाश का कोई फोटान किसी धातु की सतह पर गिरता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा को धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन में से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को दे देता है। आइंस्टीन के अनुसार जब न्यू आवृत्ति का फोटान किसी धातु की सतह पर गिरता है तो धातु की सतह को हम लोग मान सकते हैं कि जो सोलर पैनल है वो धातु की सतह है। तो धातु की सतह पर गिरता है तो धातु की सतह पे जब गिरता है तो धातु की सतह में बहुत से परमाणु होंगे। कुछ परमाणु ऊपर होंगे, कुछ परमाणु नीचे होंगे। तो ऊपर वाले जो परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा, तो परमाणु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को, ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को, किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को दे देता है। फोटान अपनी पूरी ऊर्जा किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को दे देता है और उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। किसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है? तो फोटान का खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब फोटान जो है अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। धातु की सतह में जो इलेक्ट्रॉन है उसको दे देता है और फोटान का स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फोटान का खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फोटान खुद खत्म हो जाता है। तो फोटान की जो ऊर्जा कितनी होती है? फोटान की ऊर्जा h न्यू होती है। तो फोटान की यह ऊर्जा h न्यू दो प्रकार से व्यय होती है। h न्यू का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में व्यय हो जाता है। h न्यू का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से या धातु के सतह से बाहर निकालने में व्यय हो जाता है। और फोटान का ऊर्जा का शेष भाग इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हो जाता है। फोटान का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। फोटान अपनी ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, फोटान की जो ऊर्जा है उसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ले लेता है। फोटान का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है और उसका जो ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो प्रकार से खर्च करता है। नंबर एक, इस ऊर्जा के कुछ भाग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, यानी ऊर्जा का कुछ भाग, फोटान की ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाता है या व्यय हो जाता है। और शेष भाग फोटान इलेक्ट्रॉन को
अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए कि फोटॉन का ऊर्जा एच न्यू है, एक फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू है और एच न्यू का कुछ हिस्सा यहाँ पे चला गया निकालने में, इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा व्यय हो गया। तो निकालने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसको हम लोग कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को यहाँ डब्लू से दिखाया गया है। निकालने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसको डब्लू यानी कार्यफलन कहते हैं, धातु का कार्यफलन कहते हैं। और कुछ हिस्सा, इसका जो शेष हिस्सा है वो उसको ई के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा देने में व्यय हो जाता है। अधिकतम गतिज ऊर्जा देने में व्यय हो जाता है। इसको हम लोग समझाने के लिए मान लेते हैं कि फोटॉन की ऊर्जा 100 है और 100 ऊर्जा का कुछ हिस्सा यानी मान लीजिए 20 हिस्सा, 20 पॉइंट जो है खर्च हो जा रहा है इसको बाहर निकालने में खर्च हो जा रहा है। बच रहा कितना 80। तो जो 80 एनर्जी बच रही है वो इसको अधिकतम गतिज ऊर्जा देने में खर्च हो जाता है। तो फोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा दी जाती है वो उस ऊर्जा का कुछ भाग फोटॉन को बाहर निकालने में व्यय हो, उस ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में व्यय हो जाता है। और नंबर 2, उसका शेष भाग इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हो जाता है। इस पे हम लोग आएंगे समीकरण पे, यहाँ पे अभी इसको तब तक हम लोग इधर थोड़ा और कुछ डीप में चीजें देख लेते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन धातु की ऊपरी सतह से ही नहीं उत्सर्जित होते हैं, बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉन धातु के भीतरी सतह से भी उत्सर्जित होते हैं। मान लीजिए तो धातु की सतह है, सोलर पैनल है, सोलर पैनल के ऊपर इतना मोटा है, तो ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होगा धातु की ऊपरी सतह होगा और नीचे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो धातु की निचली सतह होगी, बीच में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो धातु की और गहराई वाली सतह है। तो सभी इलेक्ट्रॉन धातु की ऊपरी सतह से ही नहीं निकलते हैं, वो बल्कि धातु की भिन्न भिन्न गहराइयों से बाहर निकलते हैं, भिन्न भिन्न गहराइयों से बाहर निकलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर से निकलते हैं वो निकलते समय परमाणुओं या धनायनों से टकराते रहते हैं, परमाणु या धनायनों से टकराते हुए बाहर निकलते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा व्यय हो जाती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न गहराइयों से बाहर निकलते हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा का भिन्न भिन्न हिस्सा खर्च कर देते हैं, इसलिए वे अपनी भिन्न भिन्न ऊर्जाओं को व्यय करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न ऊर्जाओं को व्यय करते हैं, क्योंकि अलग अलग गहराइयों से बाहर निकलते हैं। जो ऊपर से निकलता है उसको निकलने में कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी है, जो उसके नीचे से निकलता है उसको निकलने में थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। फिर उसके नीचे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलते समय परमाणु भी है, परमाणु से टकरा जाएगा तो बाहर निकलेगा। तो जो नीचे से निकलेगा इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा ऊर्जा व्यय करेगा और जो एकदम ऊपर से निकलेगा वो कम ऊर्जा व्यय करेगा। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि अलग अलग गहराइयों पर स्थित होते हैं, इसलिए वे भिन्न भिन्न ऊर्जाओं को व्यय करते हैं निकलते समय। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि इस कारण से धातु के पृष्ठ से भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, अलग अलग। आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एकदम ऊपर है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लीजिए धातु इतनी मोटी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कम ऊर्जा व्यय करेगा, ये निकलेगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में ऊर्जा खर्च होगी ना, तो ये थोड़ा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक निकलने में कुछ ऊर्जा खर्च हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ निकलने में कुछ ऊर्जा खर्च हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा वो यहाँ से यहाँ तक निकलने में उसको ज़्यादा ऊर्जा व्यय होगी, तो ये थोड़ा निकलेगा तो धीरे धीरे चलेगा। ये पहला वाला ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा और उसके नीचे वाला जो अंदर से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इसको कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी, डायरेक्ट निकल जाएगा, तेज चलने लगेगा। और जो उसके नीचे वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी, तो थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। उसके नीचे जब चलेगी तो और थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। इसके नीचे वाला जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ से यहाँ तक उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो ये थोड़ा और धीरे धीरे चलेगा। एकदम नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो यहाँ से यहाँ तक निकलने में उसकी एनर्जी और खत्म होगी, तो ये और धीरे धीरे चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो धातु के पृष्ठ जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। धातु के पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ऊपरी सतह से निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बलून देखिए तो ठीक नजर आ रहा है यहाँ पे, सर सब सही है। जो इलेक्ट्रॉन ऊपरी सतह से बाहर निकलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, क्योंकि उनकी किसी से टक्कर नहीं हुई है। और जो इलेक्ट्रॉन
भीतरी सतहों से निकलेंगे, वो टकराने के कारण अपनी ऊर्जा खो देते हैं तो उनकी ऊर्जाएं कम होगी। तो निचली सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कम होती है। अब हम लोग एक टॉपिक पे आ जाते हैं, कार्यफलन किसे कहते हैं। कार्यफलन में देखिए ये दिख रहा है, कार्यफलन में देखिए किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो जितनी ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा के न्यूनतम मान को ही हम लोग धातु का कार्यफलन कहते हैं। मान लेते हैं कि जैसे चांदी एक धातु है, सोना एक धातु है, तो चांदी से मान लीजिए कि 20 ऊर्जा दे रहे हैं तो उससे चांदी से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, और सोना से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उससे ज़्यादा एनर्जी, मान लीजिए हमको 30 ऊर्जा दे रहे हैं, 30 ऊर्जा दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन निकल पाता है। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, और W बराबर H न्यू 0 होता है। W बराबर H न्यू 0 होता है। धातु के कार्यफलन का सूत्र होता है W बराबर H न्यू 0। तब हम लोग आते हैं आइंस्टीन के समीकरण की तरफ। आइंस्टीन का समीकरण यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो फोटान जो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है वह ऊर्जा H न्यू देता है। तो H न्यू ऊर्जा 2 भागों में व्यय होती है। कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में व्यय हो जाती है, जिसको हम लोग धातु का कार्यफलन कहते हैं। W से W का मान H न्यू 0 के बराबर होता है। और कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में व्यय हो जाती है, तो उसको हम लोग EK कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति को बढ़ाने में व्यय हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग इस समीकरण को फिर देखते हैं। हम लोग ये H न्यू 2 भागों में बढ़ जाती है, W प्लस EK। अब यहाँ से अगर हम लोग EK का मान निकालें तो EK का मान कितना निकलेगा, यहाँ से EK का मान निकले मतलब काइनेटिक एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा का मान निकालने के लिए हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो यह आ जाएगा H न्यू माइनस W। H न्यू माइनस W हो जाएगा। फिर W का मान बैठा देंगे, W तो कार्यफलन है, कार्यफलन को हम लोग कहते हैं H न्यू 0। कार्यफलन को क्या कहते हैं, H न्यू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, EK बराबर यहाँ से H कॉमन ले लेंगे, तो न्यू माइनस न्यू 0। तो EK बराबर H इंटू न्यू माइनस न्यू 0। अब हम लोग EK का मान भी रख सकते हैं। EK है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान हम लोग रख देते हैं। EK का मान रख देते हैं। अब हम लोग EK का मान रख देते हैं। EK का मान हम लोग रख देते हैं 12mv²। 12mv² मतलब गतिज ऊर्जा का सूत्र है, यानी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा है तो इसको पहचानने के लिए मैक्स लगा देते हैं। अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया 12mv² मैक्स। 12mv² मैक्स बराबर H इंटू न्यू माइनस न्यू 0। इस समीकरण को ही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को ही हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण 12mv² मैक्स बराबर H इंटू न्यू माइनस न्यू 0। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कैसे किया जाएगा। इसमें आप लोग क्या क्या पढ़े हैं, इसमें आप लोग पढ़े हैं धातु का कार्यफलन किसे कहते हैं। इसी में आप ये भी पढ़े हैं क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। और इसमें आप लोग ये पढ़े हैं कि आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण को कैसे स्थापित किया। तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर अगले टॉपिक में हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या करेंगे। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या अगर आप नियम नहीं पढ़े हैं तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे में वीडियो डाल चुका हूँ, उसको देख लीजिए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम।